गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से बीपीएससी सीडीपीओ का एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है पिछले सभी वीडियो पे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही अपना सहयोग मेरे साथ करते रहें, देते रहें, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे मटेरियल जितना उपयोगी हो सके परीक्षाओं के लिए मैं आप लोगों को देते रहूँगा, प्रोवाइड कराते रहूँगा। बस ऐसे ही आप मुझे सहयोग करते रहें और रिस्पांस देते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। तो देखिए, इसके चित्रकार जो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये जो आपको बगल में फिगर दिखाई दे रहा है, यही वो फिगर है जिसने रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले बनाई थी, और ये बनाया था 1905 में। ठीक है, 1905 में इसको बनाया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन करा 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो आपका ये वास्को डी गामा द्वारा किया गया था। आप देख लीजिए, ये केप ऑफ गुड है आपका किधर से होकर आया हुआ है, ये आपका अफ्रीका महादेश है। ठीक है, और अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिण वाले बिंदु से होकर जो बिंदु है, इसको हम लोग बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है, जिससे होकर वो भारत के कालीकट तक पहुंचा था। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपका हुआ है ग्राहम बेल द्वारा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। आगे देखिए कर एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था। तो आपका ये भारत था। ठीक है, और इसका मेजबानी आपका किया था कब, 1951 में। ठीक है, 1951 में किया था भारत ने। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल किस से किस अवधि को माना गया है। शिथिल काल आपसे पूछ रहा है, तो आपका जनवरी टू जून माह तक को हम लोग शिथिल काल बोलते हैं। आगे देखिए करें ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी। किस साइंटिस्ट ने किया था, इरविंग फिशर ने। अगला कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था। तो आपका 73वां किस संविधान संशोधन में पूछ रहा है, तो 73वां संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ क्या है। तो उत्कर्ष अवस्था का मतलब होता है कि स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कर उतने ही निश्चित हैं जितनी मृत्यु, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है कि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो अगर आदमी वो मर गया तो उससे क्या होगा, राजस्व का स्रोत तो घट जाएगा। तो कह रहा है उसी बात पे है कि कर उतने ही निश्चित हैं जितनी मृत्यु। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किए जाने वाला एक उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये आपका है उपभोग में बढ़ोतरी। ये आपका मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला उपाय नहीं है, क्योंकि वो उपभोग बढ़ा नहीं सकता है। आगे देखिए कर है कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है। तो बुद्ध शब्द का अर्थ है आपका एक घूमने का जगह, पर्यटक होता है, पथिक जिसको बोल सकते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है, अर्थात 1917 में कौन सा आपका युद्ध हुआ था। तो आपका इसमें रूस की क्रांति हुई थी 1917 का। आगे देखिए कर है कांचीपुरम का प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था आपका नंदी वर्मन द्वितीय ने। आगे देखिए कर रहा है घरेलू वायरिंग सर्किटों में मेन फ्यूज के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एमसीबी को क्या कहते हैं, अर्थात एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये एमसीबी जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, इसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आगे देखिए कर रहा है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, ये कहा जाता है कभी कभी सबसे पहले आक्रमण करने का बात जहाँ आता है, कभी कभी आता है आर्य, कहाँ कभी कभी आता है आपका। तो देखिए सबसे पहले आर्यों का कहा गया है, इसमें मतभेद है। ठीक है, तो इसमें हम ये ऑप्शन मारेंगे, चूँकि यहाँ ना कोई मुस्लिम का ना कोई और भी बात कर रहा है, तो इसमें हम लोग उपयुक्त में से कोई नहीं मार के निकल चलेंगे। आगे देखिए कह रहा है
कि नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है। तो देखिए किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है नियामगिरी, तो आपको कालाहांडी अगर पता होगा जिला तो ऐसे भी राज्य बता लेंगे, और नहीं भी पता है तो आपको ये पता होगा कि नियामगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो आपका उड़ीसा में है। क्लियर हो जाएगा ऐसे भी। आगे देखिए कर रहा है कि चक्रवात कब होता है, तो चक्रवात कब होगा, जब उसका केंद्र में निम्न दाब और बाहर में उच्च दाब हो जाएगा तो आपका चक्रवात उत्पन्न होता है। आगे कह रहा है कि जायरे का पुराना नाम था, तो जायरे का पुराना नाम इसमें देखिए आपको कांगो है, कांगो का अभी नाम है जायरे। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो अलवण झील की सबसे बड़ी झील आपका है, यहाँ क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, तो इसमें हो जाएगा बुलर झील। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये तो सबको पता होगा कि नील नदी है। आगे कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके एनडी मेरोनी। आगे करें बिजली की बल्ब के आविष्कार किसने किया था, तो ये तो सबको भाई पता होना चाहिए, एडिसन ने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। आगे देखिए कर रहा है कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका राइट ब्रदर्स ने किया था। आगे देखिए कर रहा है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है, अर्थात रावलपिंडी के उपनाम किसको है, तो ये शोएब अख्तर को रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 25 क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम क्या है, तो प्राचीनतम हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता। आगे कह रहा है कि ए सुटेबियल बॉय, ठीक है, ए सुटेबियल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके विक्रम सेठ हैं। आगे कह रहा है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था, माने प्रथम ये जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है वो किसको मिला था, तो मदर टेरेसा को दिया गया था। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस, ठीक है, साहित्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आपका 8 सितंबर को, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था, तो आपके हरिहर द्वितीय थे। आगे कह रहा है गरीबी हटाओ नारा, ठीक है, गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था, तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था, उसमें आपका ये गरीबी हटाओ का नारा संबंधित है। आगे देखिए 31 क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, तो ये कहने वाले आपके महात्मा गांधी थे। आगे देखिए करें पानी पर तेल की परत किस कारण रंग दर्शाती है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, व्यतिकरण होता है इसमें। आगे कह रहा है कि मांग का नियम किस पर आधारित है, तो मांग का नियम आपका आधारित होता है किस पे, विक्रेता की प्राथमिकता पे। आगे देखिए सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, यहाँ पेन यहाँ है आपका सी, विक्रेता के प्राथमिकता पे हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है यहाँ विक्रेता पे नहीं होगा, उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है, चूँकि उपभोग मांग जो उपभोग करेगा वही तो मांग को नियम को प्रभावित करेगा, तो इसमें आपका ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस प्लेस हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए 34 करें निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है, इसमें नहीं बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें अतिरिक्त मूल्य उपागमन, तो इसमें हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आय उपागम, ये भी हो जाएगा। फिर व्यय उपागम, इसमें जो है जीएनपी में आपका बचत जो है वो शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण है, बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है, तो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है वैसी राशि जो सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली जाती है, उसी को हम लोग बाह्य ऋण बोलेंगे। तो देखिए इसमें बाह्य ऋण आपका सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि जो होता है, विदेश से जो लेंगे उसको हम लोग बाह्य ऋण के नाम से जानेंगे। आगे देखते हैं 36 का है कि बेंजीन किसे दर्शाता है, तो अर्थात बेंजीन का इसमें बताइए मुख्य प्रॉपर्टी क्या है, तो ये मध्य व्ययता को दर्शाता है। आगे देखिए कह रहा है कि कैफीन क्या है, तो कैफीन का ये जो है आपका एक तरह से यूपीएससी ने में यहाँ दिया हुआ है, उस तरह से बताना है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए कैफीन क्या है, तो कैफीन एक तरह से ये 137 इसमें ट्राईमेथिनिल जैंथिन होता है,
इसको हम लोग इसका उपनाम भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, कर निम्न में से कौन सा स्थल वनस्पति के संरक्षण के स्वस्थानीय पद्धति के लिए नहीं है। तो इसमें देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है ये स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है, वनस्पति संरक्षण के लिए नहीं आता है राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए कह रहा है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो प्राचीन चोल राज्य की आपका था कहाँ, उरायपुर में, उरायूर है। आगे देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो गुल खिले तो सांस लो, सबको याद होगा ये ट्रिक, या कोई कहता है गुलाब खिले तो सांस लो, तो उस तरह से कोई दिक्कत नहीं, आपको ट्रिक याद है। तो गुलाम वंश के बाद आपका आ जाएगा खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक और तुगलक के बाद सैयद, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम वाले जो होते हैं वो किस रोग से ग्रसित होते हैं इसमें, तो हंटिंगटन रोग से होता है। आगे देखिए 42 क्वेश्चन कर रहा है कि एक किशोरावय मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होता है। तो समान रक्तदाब हमारा 120/80 mmHg पे होता है। आगे कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, पंपास। आगे कह रहा है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश आपका मछलीपट्टनम में था। आगे देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। तो देखिए ये मद्रास प्रेसिडेंसी का बात कर रहा है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली का शुरुआत करने वाला आपका था इसमें थॉमस मुनरो। आगे देखिए कर निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें आपका मेजनी था ही, केबुर था ही, गरिबाल्डी था ही, मुसोलिनी जो है आपका नहीं है, मुसोलिनी आपका तुर्क का था। आगे देखिए कह रहे हैं कि बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय को। आगे देखिए 48 क्वेश्चन कह रहे ज्वालामुखी के जो कप के आकार का मुख होता है, जैसे ज्वालामुखी ये निकला, ठीक है, तो ये ज्वालामुखी के जो ऊपर ये कप के आकार का मुख होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं, सबको पता होना चाहिए लगभग सभी को, ये क्रेटर बोलते हैं। आगे करें निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है, मतलब सबसे पहले किसको शामिल किया गया था। तो इसमें देखिए जैसलमेर का जो किला है उसको इन चारों में सबसे पहले शामिल किया गया है। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का है कि पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है। तो पूंजीगत लाभ का मतलब होता है परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि होता है, तो पूंजीगत लाभ होती है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि पत्ती में खंभ मृदुतक का मुख्य कार्य क्या है, अर्थात खंभ मृदुतक का कार्य क्या है पत्तियों में। तो उसका मुख्य कार्य है आपका प्रकाश संश्लेषण करना। आगे देखिए कह रहा है कि रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या है। तो रोगाणु जो उत्पन्न करता है उसको हम लोग बोलते हैं आविष या टॉक्सिन बोलते हैं। ज़्यादातर आपको ये टॉक्सिन नज़र आएगा जो कि बहुत ही हानिकारक चीज़ है हमारे बॉडी के लिए। आगे देखिए कह रहा है कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए। तो हमको सबसे पहले लेना चाहिए ग्लूकोज, ठीक है। आगे देखिए 54 क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में स्नायु किससे बने होते हैं। तो स्नायु आपके श्वेत रेशा और कुछ ये पित्त प्रत्यास्थ रेशे से बने होते हैं, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा प्रणाशी मलेरिया है। तो प्रणाशी मलेरिया के अंतर्गत आता है आपका दुर्दम। आगे देखिए 56 क्वेश्चन कर रहा है कि सिस्टमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन है, अर्थात किसने लिखी है वही बात पूछ रहा है आपसे। तो ये लिखा था आपका लिनियस ने, ठीक है। सिस्टमा नेचुरे को पुस्तक का लिखा था लिनियस, क्लियर है। आगे देखिए कह रहा है एक समान संहति वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से समान रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है, ठीक है। रबड़ की गेंद को प्रतिक्षेपित होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षेपित नहीं होती है।
इसका मुख्य कारण क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो देखिए रबड़ का जो गेंद होता है तो वो रिटर्न आने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए जो संवेग होगा, संवेग उसमें अधिक परिवर्तन किस में होगा? तो रबड़ के गेंद में होगा। इसीलिए वो क्या करता है कि चूँकि उसका कंजर्वेशन ऑफ लॉ का फॉलो करता है तो वो कंजर्वेशन कर लेगा। माने संवेग संरक्षण सिद्धांत का नियम का पालन करते हुए जितना उधर से परिवर्तित होगा तो रबड़ अपना आ जाता है। तो उसी में कह रहा है कि रबड़ का गेंद का संवेग में अधिक परिवर्तन सह लेता है, इसके कारण वो हो जाता है। और ये जो आपका लोहा का है या फिर धातु का जो गेंद है, ठीक है, जो धातु का गेंद है उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाया जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि यदि 360 मीटर वेग का 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच कालांतर दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोग लिख ले रहे हैं चूँकि उधर कुछ क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो देखिए कह रहे 360 मीटर पर सेकंड है, अर्थात उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 360 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका 500 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा दिया हुआ है वेलोसिटी दिया हुआ है, v का वैल्यू दिया हुआ है 360 मीटर प्रति सेकेंड और फिर आपका दिया हुआ है हर्ट्ज थी दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है देखिए 500 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं हम लोग, f इक्वल टू लिख लेते हैं 500 हर्ट्ज। तो देखिए हमारा v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू फार्मूला होता है हम लोग का, आपका होता है NF, v इक्वल टू NF होता है। तो v कितना दिया हुआ आपका 360 और n आपका मतलब वही होता है, n नहीं दिया हुआ है, n मतलब आपका इसमें v इक्वल टू n लेमडा होता है। तो n लेमडा मतलब ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो यहाँ हम लोग को निकालना है, देखिए v दिया हुआ है 360 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका n रखते हैं ऐसी, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है आपका 500। तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा n इक्वल टू कितना 360 बाई 500, भागा देते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 सते 35, ठीक है, और 5 दूनी का 10, मतलब कि ये आपका आ गया 0.72, ये आ गया क्या चीज़ आपका दूरी आ गया कि इतना मीटर ये चीज़ है, ठीक है। ये होता है आपका दो बिंदुओं का बीच का दूरी, तो ये हो गया। अब देखिए कह रहा है कि इसका कालांतर दिया हुआ है 120 डिग्री, मतलब कि तो कालांतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए होता है थीटा दिया हुआ है 120, थीटा बटा में 360 और इक्वल टू n लगाएंगे तो n कितना है 0.72। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कटा लेते हैं 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 36 दूनी का 72। तो पॉइंट 2 बार में गया तो ये हो जाएगा 12 दूनी का 24, ठीक है, 0.24 मीटर में आया। तो सेंटीमीटर में ऑप्शन होगा तो कितना आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। तो देखिए 24 सेंटीमीटर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है, ठीक है। देखिए तो कोई भी वृत्ताकार जब एक समान चाल से चल रही है तो पूछ रहा है कि इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो कोई कार्य तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ कार्य, तभी वो रोटेट करते रहेगा। फिर कह रहा है कि इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, बल भी कार्य अगर करेगा तो रुक जाएगा, एक समान गति नहीं रहेगा। फिर कह रहा है कि इस पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, बिना त्वरण का तो गति होगा नहीं। फिर कह रहा है इसका वेग एक समान रहता है, बिल्कुल एक समान कह रहा है, एक समान गति वेग रहेगा तभी एक चाल से घूमती रहेगी। तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 60 क्वेश्चन कर रहा है कि सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। तो सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंग जो होता है वो प्राश्रव्य होता है, वो हमारे सुनने की क्षमता से बहुत ऊपर होता है। तो वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्राश्रव्य तरंग होगा। आगे देखिए कर रहा है कि 5th जनरेशन जो है 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर क्या है। तो देखिए 5वीं पीढ़ी का जितना कंप्यूटर है वो AI बेस्ड है, मतलब कि वो आपका AI बेस्ड मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो होता है एक तरह का नॉलेज प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कि 5th जनरेशन कंप्यूटर जो होता है वो नॉलेज प्रोसेसर होता है। आगे देखिए कर रहा है कि CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है वो कौन सा है। तो देखिए CRL का मतलब क्या हुआ, CRL का मतलब हो गया आपका
C4 हो गया आपका कंप्यूटर नेशनल, और R4 हो गया रिसर्च, और L4 हो गया लेबोरेटरीज। ठीक है, तो उसके द्वारा बनाया गया जो भारतीय सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था एक्का। ठीक है, EKA। ठीक है, इसको एक्का बोला गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए C इक्का है, EKA इक्का है। ठीक है, आगे देखिए करे घोल है, तो घोल क्या चीज़ होता है भाई? तो घोल वो मेरा दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसको हम लोग घोल बोलते हैं। आगे देखिए प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन आया है, यूरिया है। आगे देखिए कर रहा है कि रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया या हम लोग बोलते हैं बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये आपका जो है HCO3 और H2CO3 है। ठीक है, आगे देखिए 66 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? सबसे ज़्यादा कार्बन किस में पाया जाता है? अभी इसमें हम लोग पढ़े थे तो ढालवा लोहा में होता है। आगे करें, निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण संचय सहित प्रतीत होता है? तो ये आपका होता है, देखिए इसमें हो जाएगा DDT। आगे देखिए करें, भूकंप को यह भी कहा जाता है, अर्थात भूकंप का दूसरा नाम क्या है? तो हम लोग कंपन या ट्रेमर भी बोलते हैं भूकंप को। ठीक है, आगे देखते हैं 69 क्वेश्चन कर रहा है आपका कि हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो 5 मंडलों में है। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि पादप के फेफड़े क्या है? तो पादप के फेफड़े के रूप में हम लोग किसको जानते हैं भाई? तो उसकी पत्तियां जो होती है वहाँ से रंध्र का छिद्र जो होता है वहाँ से सांस लेती है, तो हम लोग उसको फेफड़ा बोलेंगे। देखिए वायुमंडल का कितना परत है? 5 परत का आपको कमेंट करके बताना है, जैसे कि क्षोभ मंडल जो कुछ आपका नाम यहाँ बता दिया, लेकिन आप 5 को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं करें कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? अर्थात जो हम लोग शर्करा यूज़ करते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो वो सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि विद्युत तापी साधन के लिए ताप घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत तापी जितना भी साधन होता है, मतलब विद्युत जिससे तापमान निकलती है, उसमें कह रहा है कि प्रयोग किया जाता है वो कौन सा चीज़ होता है? तो आपका नाइक्रोम का तार होता है, सभी को पता होगा। आगे देखिए जैसे यहाँ वो चीज़ हीटर नहीं लिख दिया है, विद्युत तापी साधन। आगे देखिए कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है? तो ये आपका तनुता पे होता है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है भाई? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखिए कह रहा है 75 क्वेश्चन कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऐसे HNO3 अगर नाइट्रोजन रहेगा या सल्फर रहेगा तो वो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सहायक है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर निकलता है वहाँ, तो सल्फर डाइऑक्साइड से वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की थी? तो सबसे पहले आपका कहाँ हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। आगे देखिए करें, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? अर्थात सिंधु अर्थव्यवस्था जो है वो किस पर आधारित व्यवस्था थी? तो आपका कृषि आधारित थी। आगे देखिए कर रहा है कि किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो शाहजहां ने आपका राजधानी जो है वो आगरा से दिल्ली लाया था। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के आरेखण के बाद यह किसने कहा था कि ए लिविंग थिंग इज बर्न? तो ए लिविंग थिंग इज बर्न कहने वाले आपके व्यक्ति थे वुडरो विल्सन। आगे देखिए कर रहा है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे आपके? यहाँ किसके समकालीन थे पूछ दिया है। तो देखिए यहाँ अर्थशास्त्र के लेखक कौन यहाँ पर समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं अगले स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा हम हिंट देना चाहेंगे कि जैसे यहाँ समकालीन पूछ रहा है तो समकालीन तो आपको यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य बता दिया, लेकिन अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे आपके? ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये इसके लेखक आपके कौटिल्य थे। तो कौटिल्य किसके दरबार के थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो वही पूछ दिया है कि ये किसके समकालीन थे यहाँ पर। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर
कौन सा है? तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेरा इसमें हो जाएगा कौन सा? प्रशांत महासागर। आगे देखिए करें कि क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए क्यूरी टेम्परेचर जो होता है या क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर या क्यूरी बिंदु टेम्परेचर जो होता है वो होता है, क्यूरी आप सभी को पता है कि वो किससे संबंधित है भाई? तो रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है। तो आप तो ऐसे ही बता सकते हैं कि क्यूरी टेम्परेचर किस पे हो जाएगा। तो देखिए ये जो है क्यूरी जो है, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि क्यूरी जो होता है वो तो रेडियो एक्टिविटी का खोज किया ही था, ठीक है, लेकिन द्रव्य रेडियो एक्टिविटी हो जाए उसका वो गुण नहीं है, ठीक है। क्यूरी बिंदु होता है ऐसा बिंदु कि जहाँ कोई भी धातु जो है वो अपना चुंबकत्व गुण जब खो देता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या चीज़? क्यूरी बिंदु, ठीक है। आगे देखिए तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो उस प्रणाली में ऊर्जा जो है वो क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तो देखिए एक जब आबंध होगा तो वो तो संयोग करके बनाएगा, एक देगा तो एक लेगा, तो कुल मिलाकर जो होता है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो स्थिर रहेगा, वैसे ही रहेगा। आगे देखिए कर रहा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन अभिक्रिया कर रहा है। फिर कह रहा है कि ये निकायों में संतुलन स्थिरांक में कह रहा है कि K1 K2 हो तो K1 और K2 के बीच संबंध क्या होगा? तो देखिए K1 और K2 कह रहा है तो यहाँ जो हम लोग लगाएंगे तो K1 K2 हमेशा क्या होगा ये चीज़ पूछ रहा है, मतलब ये जो रिएक्शन को वैलिड करेगा। तो ये देखिए 2 लगा हुआ है तो ऐसे ही जहाँ अगर एक एक यहाँ लगाएंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, तो 2K2 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो K1 होगा 2 के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखिए 85 क्वेश्चन कर रहा है कि आपका 84 में रख कर देखा जाए, ठीक है। ये सस्पेक्टेड लग रहा है हमको, इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। K1 K2 को यहाँ रख कर हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ऐसे कहना उचित नहीं है कि 2K2 होगा। अगला रिएक्शन देख रहे हैं अगर इसमें दूसरा इसमें देखेंगे तो ये 2 रखने पर आपका नहीं होगा, ये तो ऐसे ही 2 रहेगा, तो 2 का इधर रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ये वैलिड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बना कर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए कह रहा है कि संतुलन स्थिरांक कितना है? K1 और K2 है। तो पूछ रहा है कि ये K1 और K2 क्या होगा? तो देखिए अगर यहाँ 2HI लगाते हैं तो 1 1 है, यहाँ पर शुरू में कितना है? 1 1 है, यहाँ देखिए लिख रहे हैं H2 + I2 इक्वल टू 2HI है। तो यहाँ स्थिरांक कितना है? 2, और इसमें तो 1 1 है आपका, और इसमें क्या है? 2HI है, और इसमें कह रहा है कि 2H + 2HI है, और यहाँ पर बन रहा है क्या? आपका बन रहा है H2 + I2। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर इसमें इसका कंपेयर करेंगे तो इधर का स्थिरांक कितना है? 1 है, और इधर का 2 है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर रखेंगे तो देखिए 1 1 कितना हो जाएगा मेरा? 1 1 रखने पे इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो आधा कहने का मतलब ये आ जाएगा, तो आधा मेरा हो जाएगा यहाँ पर। इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो AB और CD एक तरह से ले लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा, हाफ आएगा, क्योंकि 2 2 यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये 1/K1 K2 का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए इधर जो ये जो चीज़ है इसका जस्ट अपोजिट में है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जो इसका प्रोडक्ट है यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक है, और जो इसका रिएक्टेंट है उसका प्रोडक्ट है। तो ये ऐसे ही एक दूसरे का अपोजिट नज़र आ रहा है, तो उतना यहाँ पर सिंपल सी चीज़ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग रिएक्शन को अगर वैलिड करेंगे तो ऐसे ही अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इसका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन रहा है और जो उसका प्रोडक्ट है इसका रिएक्टेंट बन रहा है। तो अपोजिट व्युत्क्रम कह देंगे तो K1 K2 के व्युत्क्रम हो जाएगा। क्लियर है? उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ऐसे ही मिल रहा है, चूँकि इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 85 क्वेश्चन का है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 कर रहा है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो जल का सर्वाधिक घनत्व आपका सबसे ज़्यादा होता है आपका -4 डिग्री C पे। तो -4 डिग्री C आपका इसमें कोई दिया हुआ नहीं है, तो आपका हो जाएगा
माइनस में तो वो ज़्यादा कठोर हो जाएगा, 4 डिग्री सी होता है, माइनस नहीं होता है, 4 डिग्री सी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा 4 डिग्री सी पे होता है, माइनस मेरे दिमाग में आ गया था। 4 डिग्री सी जो होता है अधिकतम होता है, वो वही अवस्था होता है जहाँ पर कि बर्फ़ और पानी दोनों नज़र आता है, अर्थात पानी बिल्कुल बर्फ़ में बदलने वाली होती है। तो उस समय जो क्या होता है कि उसका घनत्व जो है बढ़ जाता है। और 0 डिग्री सी जब होता है तो वो एकदम ठोस बर्फ़ बनता है, ठीक है, मतलब उस समय बर्फ़ बन जाता है। और ये जो 4 डिग्री सी है, 4 डिग्री सी है, इस पर क्या होता है कि आपका बर्फ़ और पानी जो है एक समान के रूप लगभग दिखाई देता है। तो इस समय घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहे हैं भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभदेव थे। आपका पेन एक्टिव कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके ऋषभदेव, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो आपका विष्णु शर्मा द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को बंदूक की गोली लगाने पर उसके शरीर से भी सभी गोलियां नहीं निकल जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? अगर गोली नहीं निकली मान लीजिए तो किसके कारण जहर फैलेगा? तो वो इसमें तो कोई ऐसा आर्सेनिक एक ऐसा जो है आपका पॉइजनस नेचर का नज़र आ रहा है, तो आर्सेनिक हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए 10 दिसंबर नहीं दिया हुआ है, सितंबर दिया हुआ है, तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। आगे देखिए, कह रहे हैं किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो ये आपका गुप्तों के काल में हुआ था। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। आगे देखिए 92 क्वेश्चन, कह रहे निम्नलिखित सूची में से जैविक खेती की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिए जैविक, इसमें देखिए आपका जैविक जो होता है वो जैविक खेती जो होता है उसका मुख्य विशेषता होता है कि वो रासायनिक चीज़ से बिल्कुल ही अलग होगा। तो रसायन जिसमें रसायन है वो ऐसा चीज़ तो वो तो होगा ही नहीं, जैसे कि ए ऑप्शन में है। बी में कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों को बनाए रख कर भविष्य के प्रयोग के लिए मृदा को पोषित किया जाता है। तो देखिए ऐसा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ खेती की बात कर रहा है, हमको उसको उपज का भविष्य की बात नहीं कर रहा है। अगला देखिए कर रहा है संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक खेती, हाँ सही बात है, ये हो जाएगा। आगे देखिए ये नहीं है, ठीक है, चूँकि संश्लिष्ट उर्वरक जब यूज़ करेंगे हम लोग तो ये आपका संश्लिष्ट का मतलब हो गया कृत्रिम उर्वरक, तो कृत्रिम करेंगे तो ये तो आपका जैविक खेती का बिल्कुल ही आपका अलग हो गया, चूँकि इसमें रासायनिक यूज़ होने लगा, ठीक है। देखिए आगे चलेंगे तो कह रहे भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी या स्लम जिसको बोलते हैं हम लोग, कह रहे बस्तियों से मुक्त बनाती है? तो भारत सरकार की कौन सी ऐसी योजना है? तो उस योजना का नाम देखिए राजीव आवास योजना जो है, इसके अंतर्गत आपका स्लम बस्तियों से मुक्त कराता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है, अर्थात उसका कोई भी निश्चित तिथि नहीं है। तो विश्व पर्यावास दिवस जो है, जिसको हम लोग हैबिटेट दिवस डे के रूप में भी बोल सकते हैं, वो जो है आपका किसी निश्चित दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता। आगे देखिए कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक या प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक या प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है आपको एडम स्मिथ को। आगे देखिए कह रहा है कि सर्वजनीन या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो आपका किस तरह का है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन देखिए लोकतांत्रिक हो जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक है, ठीक है, ये वयस्क मताधिकार का एक लक्षण है, ठीक है। आगे देखिए कह रहे भारतीय संविधान में कुल कितने आपके कर्तव्य बताए गए हैं? तो कर्तव्य मेरा 11 है। आगे देखिए कह रहे कि भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया है? तो ये आपका पारित हुआ है 1985 में। आगे देखिए 99 क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WTO बोलते हैं, कर रहा है कि किस वर्ष से क्रियान्वित हुआ है? तो ये आपका क्रियान्वित हुआ है 1995 से। आगे कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत
स्थापित करने का आदेश देता है, तो अनुच्छेद 40 है। आगे कह रहा है जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा। तो देखिए अगर गति को दोगुना कर दें, कहने का मतलब तो उसको अपोजिट फोर्स जो है उसको रोकने के लिए हम लोग को चौगुना लगाना पड़ेगा। आगे देखिए कह रहा है कि सिलिकॉन किसका पॉलीमर है। तो सिलिकॉन आपका पॉलीमर है किसका, ये आपका डाईएल्किल डाइक्लोरोसिलेन का है। ठीक है, आगे देखिए 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। तो देखिए प्राकृतिक कोलाइड के रूप में इसमें देखिए कौन सा चीज़ दिखाई दे रहा है, तो आपका प्राकृतिक चीज़ है रक्त। ऐसे ही नज़र आ रहा है कि रक्त जो है वो प्राकृतिक चीज़ है। आगे देखिए निम्न में से किसमें सिल्वर नहीं होता है, अर्थात इसमें देखिए तो सिल्वर आपका देखेंगे तो आपका जो जर्मन सिल्वर है उसमें सिल्वर नहीं पाया जाएगा। आगे देखिए 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, अर्थात B12 में मुख्य रूप से कोबाल्ट पाया जाता है, ये बताया गया था आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से। आगे देखिए कह रहा है कि तेल बिखराव के शोधन के लिए अनुवांशिकी हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु या प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आपका नाइट्रोसोमोनास है। आगे कह रहा है कि ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं। देखिए जब किसी ठोस पदार्थ पर अप्रवेश पदार्थ का विलेपन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं संपुटन। आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए यहाँ कह रहा है कि जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो ये आपका रोगाणुनाशक के रूप में होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जो आजकल RO यूज़ करते हैं तो लिखता है कि अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन है इसमें, तो वही है कि उसमें मतलब रोगाणुओं का जो संख्या होगा उसका समाप्त कर दिया जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि मार्क्सवादी भौतिकवादी किसके विचार से आया है, अर्थात मार्क्सवादी भौतिकवादी के प्रतिपादक कौन है, तो आपके डार्विन हैं। आगे देखिए कह रहा है कि इवेंट चार्टर में कितने सिद्धांत हैं, तो आपके 7 हैं। आगे कह रहा है श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो ये देखिए इसको रखेंगे हम लोग जल में, श्वेत फास्फोरस। हालांकि देखिए श्वेत फास्फोरस जो है उसको हम लोग जल में रख सकते हैं, लेकिन जल जो है उसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा, लेकिन एक तरह से और अच्छी तरह से रखना है द्रव के रूप में तो हम लोग मिट्टी के तेल में रख सकते हैं। हालांकि यहाँ आंसर में आपका जल दे रहा है, लेकिन जल से हमको संतोष नहीं है। ठीक है, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका बी सही होगा या डी सही होगा। चूँकि मेरे नज़र से तो भाई बी लगता नहीं है, क्योंकि जो जल में है तो ऑक्सीजन रहेगा तो वो तो जल जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि रखा जाता है तो किसके अंतर्गत सामान्यतः रखा जाएगा, तो ये तो जल जाएगा भाई, उसमें जल जाएगा, श्वेत फास्फोरस जल में रखेंगे तो ठीक है प्रतिक्रिया कर लेगा। इसलिए वायुमंडल में ये जो है हमारे तरफ से सबसे अच्छा अगर रखना रहेगा तो हम मिट्टी के तेल में रखेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करके इसको जरूर क्वेश्चन को बताइएगा, इसमें जल दे रहा था आपका प्रैक्टिस सेट में। आगे देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है। तो जो फ्लैश बल्ब होता है उसका तार बना होता है आपका Mg मतलब मैग्नीशियम का। आगे देखिए कह रहा है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं का निर्वाचन और विश्लेषण किस आधार पर करता है, तो आपका भौतिक ताकतों पर। आगे देखिए 113 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं 114 का है निम्न में से कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो नहीं है कार्य देखते हैं भाई, तो कह रहा है मतदाता सूची तैयार करना, ये निर्वाचन आयोग का काम है। कह रहा है उम्मीदवारों को चुनाव करवाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये उसका काम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है 115 नंबर। ठीक है, अब देखिए 116 कह रहा है कि अस्थायी आय किस प्रकार की आय को दर्शाती है। तो आपका अस्थायी आय होता है
आगे कर है कि किस फर्म के उत्पादन की सकल लागत में क्या शामिल है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका सी सकल स्थिर लागत और सकल परिवर्तनीय लागत जो है वो आपका सकल लागत के अंतर्गत आता है। आगे देखिए 118 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पूर्व प्रतिस्पर्धा को एकाधिकार प्रतिस्पर्धा से अलग करता है। तो देखिए ये हो जाएगा क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या को ये अलग करता है। आगे कर रहा है कि ब्याज दर नीति किसका भाग है। तो ब्याज दर नीति जो है आपका मौद्रिक नीति है। देखिए वीडियो को भाई आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, चूँकि 150 क्वेश्चन बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा सा मेहनत के फल के लिए मैं भी इच्छा रखता हूँ, इसलिए भाई थोड़ा चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन करें कि घाटे की अर्थव्यवस्था किस प्रकार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका सीधा प्रभाव पड़ता है ब्याज दर पर। आगे देखिए कह रहा है कि विनय पिटक किससे संबंधित है। तो विनय पिटक अभिधम पिटक आपका ये बौद्ध संघ, अच्छा ये बौद्धों में दे दिया है कि बौद्ध संघ का है कि बौद्ध उपदेश का है या तात्विक समस्याओं से संबंधित है। तो देखिए इसमें यही है बौद्ध संघ से संबंधित है, जो संघ में है रहने का नियम कानून ये सब विनय पिटक में लिखा हुआ है, तो बौद्धिक संघ इसमें हो जाए, बौद्ध संघ से संबंधित है। आगे देखिए कह रहा है कि देवराय द्वितीय के शासन काल में किस विदेशी यात्री ने विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। तो आपका निकोलो कांटी ने किया था, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए ये भी बहुत बार आया हुआ 122 नंबर क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन का रहा है 123 की अंग्रेजों द्वारा जिसके साथ निम्नलिखित संधियाँ की गई उनका मिलान कीजिए। तो इसका मिलान करना है। देखिए तो पहला कह रहा है कि इलाहाबाद संधि जो है वो किसके द्वारा किया था। तो ये आपका हुआ था आसफ उदौला के साथ इलाहाबाद की संधि हुई थी। फिर देखिए फैजाबाद की संधि ये हुआ था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम के साथ, द्वितीय नहीं है। फिर देखिए सूरत संधि जो है, सूरत का संधि आपका हुआ था रघुनाथ राव के साथ। और अंतिम जो है श्रीरंगपट्टनम, यहाँ श्रीरंगपट्टनम लिखा हुआ, ये हुआ था आपका टीपू सुल्तान के साथ। तो इस तरह से आपका ए का 4, बी का 3 और सी का ए, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है जनसंख्या और भू क्षेत्र के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसको हम लोग घनत्व के नाम से जानते हैं कि जो भू क्षेत्र है उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है वो उसका घनत्व होता है। आगे देखिए कह रहा है कि पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि बुलर झील किसकी क्रिया के कारण बनी है, अर्थात बुलर झील का निर्माण किससे हुआ है। तो आपका विवर्तन क्रिया से हुआ है। आगे कह रहा है कि किसी राज्य के अनुच्छेद 356 के अधीन, ये 56 क्या है आपका, ये आपका आपातकाल का है, 52, 56 और 60 3 है। तो कह रहा है कि 356 के अधीन कितने समय से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा के लिए संसद का समर्थन होना चाहिए। तो ये देखिए कितने समय के लिए, तो आपका 2 माह अर्थात 60 दिन होता है, 2 माह। आगे देखिए 127 हो गया। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची से क्या शामिल किया गया है। तो इसमें दल बदल विरोधी कानून, ये VVI क्वेश्चन है, बहुत पहले आता था, इधर थोड़ा हट गया है ये आदमी क्वेश्चन से, लेकिन पहले का ये बहुत VVI क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है आपका। तो दल बदल विरोधी कानून से। आगे देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से किन करों के लिए 1994-95 में छोटे तरीके के प्रारंभिक पुनर्स्थापन के काफ़ी बाद संवैधानिक प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में था आपका, जो है ये सेवा कर है। आगे देखिए कर है कि अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपके शंकराचार्य हैं। आगे कर रहा है कि किस मुगल शासक के दरबार में सर थॉमस रो आया था। तो सर थॉमस रो जो है आपको ये आया था आपके, देखिए इसमें आपका कोई भी नहीं, इसमें ऑप्शन दे रहा है आपका है ही नहीं इसमें। तो सर थॉमस रा किसके एथी में आया था आपका, तो जहांगीर के एथी में आया था शासनकाल में। यहाँ जहांगीर ऑप्शन है ही नहीं, तो आ जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें ई ऑप्शन मार लेते हैं हम लोग, ई ऑप्शन सर थॉमस रो आया था आपका, यहाँ लिखते हैं जहांगीर के शासनकाल में या शासन उसके दरबार में आया था। आगे देखिए कर रहा है कि इंटरफेरोन क्या है।
तो इंटरफ्रॉन देखिए ये क्वेश्चन एक बार और फिर आपका ये पिछले सेट में भी था और इस सेट में भी दिया हुआ है। इंटरफ्रॉन क्या है आपका प्रतिविषाणु एजेंट है ये। आगे देखिए कह रहा है कि प्राणी रुजा जूनोसिस किसके स्वाभाविक रूप से संचारित होने वाला रोग है, तो ये आपका पशु से मानव में होता है ये। आगे देखिए 134 क्वेश्चन कह रहे मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पानी का संतुलन बनाए रखता है, तो पानी का संतुलन बनाने का कार्य भाई मेरा है ये गुर्दा अर्थात किडनी का। आगे कह रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके कारण परमाणु में रहते हैं, अर्थात वो परमाणु में क्यों रहते हैं भाई, तो ये नाभिकीय बल के कारण रहता है, नहीं तो परमाणु के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो इसका अंदर रहने का मुख्य कारण नाभिकीय बल है। आगे देखिए कह रहा है कि हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या है, तो वो हीरा क्यों चमकता है भाई, तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन से प्राकृतिक क्षेत्र को ठीक है ब्रेड बास्केट कहा जाता है, विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से किसको जाना गया है, तो ये घास के मैदानी क्षेत्र जिसको हम लोग स्टेपी है उसको हम लोग ब्रेड बास्केट के नाम से जानते हैं। आगे कह रहा है कि एटोमोलॉजी में वीवीआई क्वेश्चन भाई, एटोमोलॉजी में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, अर्थात किसका अध्ययन होता है, तो एटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। आगे कह रहा है कि प्रकाश अनुवर्तन को नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा होता है, तो पादप में ये हार्मोन जो होता है उसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है। आगे देखिए 40 क्वेश्चन कर रहा है कौन सा प्रतिरक्षी एलर्जी प्रतिक्रिया का मध्यस्थ है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन आता है तो आदमी फंस जाता है छोटा जी और बड़ा जी को लेकर। ठीक है, तो ये जो होता है IgE जो होता है वो एलर्जिक प्रतिक्रिया का मध्यस्थ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया भी है क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए 141 से लेकर 150 तक जो है आपका मैथ है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो है भाई आपका सॉल्यूशन अगले वीडियो में किया जाएगा, चूँकि जगह की भी कमी रहती है। ऐसे में इन सभी क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूँ, चूँकि आप इसको बना सके आसानी से, वीडियो को रोक कर बना लीजिए और इसका ऑप्शन देख लीजिए, और इसको मैं फिर अपने तरीके से जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके या जितना मेरे पास शॉर्टेस्ट मेथड होता है मैं उस तरीके से आपको बना कर देता हूँ। तो ये वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई ऐसे ही आप अपना सहयोग मेरे साथ देते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को अंत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।